फिर भी आप बता देना। All right, so today we are starting a chapter that is agriculture of Pakistan, and this is the most important topic for the Cambridge examination, Pakistan Studies 2059/2. Now, why it is considered to be a very important chapter because every year the question comes from this chapter. Now, this chapter is having the two subtopics, that is the arable farming and the pastoral farming. तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस होती है। तो पाकिस्तान इज एन एग्रो बेस्ड कंट्री एंड पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट से ही है, बिकॉज हम एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं एंड देन वी यूज टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। तो बात करते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान में। द वेरी फर्स्ट थिंग is the type of farming. We have the two types of farming. Number one is arable farming and number two is pastoral farming. तो arable farming वो farming होती है जिसमें आप ग्रोइंग द क्रॉप्स ऑफ वीट, बार्ले, शुगर केन, यानी किसी भी किस्म की खेती बाड़ी जो आप करते हैं उसको आप जो है वो एरेबल फार्मिंग कह रहे होते हैं। यानी कि फार्मिंग ऑफ वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, वॉट एवर, जितने भी बड़े स्केल पे करें, छोटे स्केल पे लार्ज स्केल फार्मिंग हो या स्मॉल स्केल फार्मिंग हो, खेती बाड़ी को यानी कि फसल की काश्तकारी को आप बेसिकली जो है वो एरेबल फार्मिंग कहते हैं। And the next is one is the pastoral farming. Pastoral farming is rearing and growing of livestock such as sheep, goats, cow, horses, rearing of animals, या आप कह लें livestock farming basically जो raising of animals to या raising of domesticated animals of getting the required products, यानी कि we milk एंड वूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके पास दो किस्म की फार्मिंग है। एक सेक्शन में आप एरेबल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड द सेकंड वन इज अबाउट द पेस्टोरल फार्मिंग के बारे में आप पढ़ोगे, राइट। एक आप जो है एरेबल के बारे में पढ़ेंगे एंड द सेकंड वन इज यू स्टडी अबाउट द पेस्टोरल फार्मिंग, राइट। सो फॉर द एरेबल फार्मिंग you have two types of farming. दो किस्म की सर एक फार्मिंग मिनट होती है। पीछे जाए। फार्मिंग विच इज डन फॉर ओन कंजम्पशन, जो अपने कंजम्पशन के लिए फार्मिंग की जाए उसको हम जो है वो एरेबल फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग विच इज डन फॉर ओन कंजम्पशन, जो अपने कंजम्पशन के लिए फार्मिंग की जाती है उसको जो है हम एरेबल सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, राइट। एंड द फार्मिंग विच इज डन फॉर द लार्ज स्केल, लार्ज स्केल यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द कमर्शियल फार्मिंग, राइट। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ फार्मिंग, एरेबल फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। एरेबल में दो किस्म की फार्मिंग होती है। एक सबसिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग फॉर ओन कंजम्पशन, जो फैमिली यूज के लिए फार्मर इस्तेमाल करता है, इसमें लेबर इंटेंसिव होती है, मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो सकती। और कमर्शियल फार्मिंग जो है वो लार्ज स्केल फार्मिंग होती है, जिसमें जो है फार्मर्स जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, फार्मर्स ट्रेड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पे लेबर्स रिक्वायर्ड होती है और स्मॉल स्केल में जो है फैमिली मेम्बर्स को इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल स्केल के अंदर जो है आप ओल्ड टेक्निक्स और जो कि इनहेरिटेड टेक्निक्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर यू यूज द मॉडर्न टेक्निक्स, यू यूज द केमिकल फर्टिलाइजर। You in subsistence farming you use normal animal cow dung. So there is a huge difference between the subsistence farming and commercial farming. Now from the picture you can easily study. From picture number one you can see that the family is busy and plowing the seed, sowing the seed. So the family members can be seen. So from the family members we can identify it is a small scale farming.
And from the second picture, we can see that we have the tractor. The larger scale farming uses the machinery, so that is why it is a larger scale farming. Now, अब चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल हो, हर फार्मिंग में आपके पास जो है वो इनपुट्स होंगे, प्रोसेस होगा, एंड जो है वो आउटपुट होगा। तो सबसे पहले तो यू स्टडी अबाउट द प्रोसेस। देखिए, आउटपुट वुड रिमेन द सेम, चाहे स्मॉल स्केल फार्मिंग हो चाहे लार्ज स्केल फार्मिंग हो, द आउटपुट वुड रिमेन द सेम। आउटपुट जो है वो एक जैसा ही रहेगा। अब वीट है, वीट आपने ग्रो की है, तो वीट जो है वो स्मॉल स्केल में भी उतनी रहेगी, लार्ज स्केल में सिर्फ फर्क क्या होगा कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क आएगा। ऑब्वियसली अगर आप इनपुट और प्रोसेस से गुजार के वीट को ग्रो कर रहे हो, चाहे वो स्मॉल स्केल पे ग्रो कर रहे हैं चाहे वो लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, the wheat would remain the same, but there's an only difference of quality and the quantity. Obviously, in the small scale farming, the wheat cultivation is in low hectares, and इन द लार्ज स्केल फार्मिंग वीट की कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा हेक्टर्स पे ग्रो किया हुआ होगा, तो क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो इनपुट्स आप स्मॉल स्केल में यूज़ करोगे वो लार्ज स्केल में आप जो है वो दूसरे इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस, राइट? तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका आउटपुट जो है वो इस हिसाब से रहता है, मतलब चेंज होता है स्मॉल स्केल में लार्ज स्केल में। सर, जो आपने मुझे चैनल प्लीज डू ढूंढने का नॉट कहा था स्पीक ना वाइल आपका, इन द मुझे आपका क्लास, आई चैनल नहीं टेल मिला। यू। बासित, मैंने आपको बोला भी है, प्लीज। उसके बाद वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, मेज, मिलेट्स, ज्वार, डेट्स, all these are the outputs. Now when you come to the inputs and the processes, plowing, sowing, harvesting, threshing, weeding, transplanting, fertilizing, irrigating, it would remain the same in the large scale as well, but the inputs vary. Now, what is the difference between the inputs of the small scale and large scale? पहले large scale पढ़ने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जी, स्मॉल स्केल के अंदर जो है, वीट में हमारे पास या राइस में या कॉटन में, शुगर केन में, वी हैव द नेचुरल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स। नाउ नेचुरल इनपुट्स वुड रिमेन द सेम ऑफ एनी टाइप of any type of farming or any crop such as wheat, rice, cotton, sugarcane. For natural input, you require the three things. Three inputs, that is the soil, the type of soil, the soil is more loomy or clayly, soil है कैसा, organic matter में कैसा है, और फिर जिस इलाके में आप ये क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर, और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी कि कितनी ज़्यादा बारिश चाहिए। लेट्स से कि wheat requires the ample of rainfall, wheat requires 2000 mm of rainfall, so it requires a huge rainfall, but uh, sorry, the rice required the huge rainfall but not the wheat required। wheat में आपके पास wheat 1000 mm 500 mm is ideal, but rice fields remains to be flooded, so therefore 2000 to 3000 mm of rainfall is ideal। तो जनाब, प्रेसिपिटेशन भी हर क्रॉप की अलग अलग है। Now, for every type of crop, you have soil, temperature, precipitation. Natural inputs would remain the same. But the human input of the small scale is different from the human input of the larger scale. So, number one is the cow dung. For increasing the soil organic power, the farmer uses the cow dung. Cow dung is a natural manure. However, in the large scale farming, large scale farmer use chemical fertilizers। यहाँ पे आप देसी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, और लार्ज स्केल के अंदर फार्मर जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV सीड्स का इस्तेमाल करता है। हाई यील्डिंग वेराइटीज इज HYV सीड्स। यहाँ पे आप ड्राफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं फार्मर। लार्ज स्केल के अंदर जो है वो मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरीज, ट्रैक्टर्स। यहाँ पे स्मॉल स्केल में इनहेरिटेड नॉलेज का इस्तेमाल होता है, ओवर देयर यू विल यूज साइंटिफिक नॉलेज, राइट?
So this is the input of the large scale farming. This is large scale. You can see the labors, buildings, machinery, markets, capital, seeds, pesticides, machinery is being used. So this is the difference between the small scale and the large scale farming. Now there's a question which you need to do it. How the human inputs of the small scale farmer differ from the inputs of the commercial farming? इस पे आप क्या कर सकते हैं, क्या सवाल है कि जो ह्यूमन इनपुट्स हैं स्मॉल स्केल फार्मिंग के कैसे डिफर करते हैं फ्रॉम दी the human inputs of small scale farming differ from the commercial farming. अब that's very simple. You need to write about in the paragraph कि अगर आप स्मॉल स्केल में जो है स्मॉल स्केल में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, देसी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल करते हो, कावडंग का इस्तेमाल करते हैं, इनहेरिटेड नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, और कमर्शियल फार्मिंग में आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, आप केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, कावडंग यूज नहीं करते, एंड देन आप यहाँ पे यूज करते हो इनहेरिटेड की बजाय कौन सी नॉलेज यूज करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज। Scientific knowledge is used. So the next is you have two kinds of crop, Rabi crop and Kharif crop. Rabi crop are the summer crops. The crop which is Rabi crop are the winter's crop, and Rabi crop are the summer crop. इसको हम समर क्रॉप कहते हैं और खरीफ क्रॉप को जो है हम विंटर क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखने की जरूरत ये चीज है कि द क्रॉप विच इज हार्वेस्टेड इन द सीजन ऑफ विंटर, फॉर एग्जांपल खरीफ क्रॉप is sown in the month of April, May, and harvest in the month of October, November. So this is harvesting in October, November, which is almost winter. So that is why it is called as a winter crop, right? And the temperature required for the harvesting time of this Kharif crop is 10 to 15 degrees Celsius. Yeah, sometimes 15 to 20 degrees Celsius. That's more appropriate. And in summer crop, the Rabi crop, it is sown in October, November. This is the sowing period. And harvest in April and May, because April, May is harvesting time. So that is why it is called as the summer crop, right? So the temperature in the time of harvesting required is 25 to 30, yeah, 35, 30 to 35 centigrade. This is the ideal requirement of temperature. Now the growing months of the Rabi crop is obviously, you can see December, January, February, March, April. These are the dry months in which the Rabi crop is grown. यानी कि आप देखें पाकिस्तान में इन महीनों के अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं आता, रेनफॉल भी नहीं आती। सो इसमें इसमें ग्रो करती है रबी वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड। बाकी खरीफ क्रॉप में राइस, कॉटन, शुगर केन, दीज और आर खरीफ क्रॉप। इसका सोइंग पीरियड जो है वो अप्रैल में है, एंड हार्वेस्टिंग पीरियड इज विंटर। यानी कि ग्रोइंग पीरियड फिर क्या हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, ये इसका ग्रोइंग पीरियड हुआ। सो दे आर द मॉनसून सीजन क्रॉप। ये मॉनसून क्रॉप भी कहलाती है बिकॉज इस पे मॉनसून हिट करता है, क्योंकि राइस को पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए ये खरीफ क्रॉप के अंदर ग्रो करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मेजर कैश क्रॉप। यू हैव ऑल 5 मेजर कैश क्रॉप्स. Number 1 is wheat, rice,
cotton, sugarcane. So you have all four major cash crops of Pakistan. And why these are called as the cash crop? Because this is one of these crops which helps to earn the foreign exchange. Pakistan used to export these crops in order to earn the foreign exchange and generate its revenue. So these are the major cash crop which helps to earn the profit, maximization of the profit as well. तो हमें हर एरिया की इस एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर ये चार जो कैश क्रॉप्स है मेजर, इसको मेजर क्रॉप्स कहा जाता है। माइनर क्रॉप्स ही पढ़ेंगे बट दीज आर द मेजर क्रॉप्स। नंबर वन इज wheat, rice, cotton, sugarcane. For every crop, the very first part you should know is the cultivation. कल्टीवेशन तो आपकी आधी ही आसान मेरे पास हो गई कि जब मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि wheat is a रबी क्रॉप, rice is खरीफ क्रॉप, cotton is खरीफ क्रॉप, शुगर केन इज खरीफ क्रॉप, राइट। तो अगर कभी हमें वीट की कल्टीवेशन आ जाए तो हम पीछे बोलेंगे वीट इज अ रबी क्रॉप, इज अ स्टेपल डाइट which is sown in the month of October November with an average temperature of 10 to 20 degrees Celsius and harvest in the month of April May with an average temperature of 25 to 30, right। इसी तरीके से राइस के हमारे पास आ जाए तो हमें पता है राइस खरीफ क्रॉप है। इट इज सोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल में विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 and harvest in the month of October November with an average temperature of 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर भी हमारे पास आ गया। अब हमें हर किसी की रेनफॉल देखें। फॉर वीट 500 to 1000 mm ऑफ रेनफॉल, हमें रेनफॉल भी मालूम होनी चाहिए। फॉर वीट 500 to 1000 mm of rainfall is ideal because it is a dry crop. It does not require much of the water. For rice, 2000 to 3000 mm is the requirement. For cotton, because cotton is a fiber crop, so around 100,000 to 1500 mm. For sugarcane, it's like 1500 to 2000 mm of rainfall is required. So that's a very essential part. So for each crop, you should know cultivation, you should know areas, that means distribution। पाकिस्तान में किस किस जगह जो है वीट होती है, पाकिस्तान में किस जगह राइस है, पाकिस्तान में किस जगह शुगर केन है, पाकिस्तान में किस जगह कॉटन है। तो इन सब के जगहों के नाम हमें पता होने चाहिए। थर्ड पार्ट इज you should know the HYV seed for each। हर आपको HYV सीड पता होनी चाहिए, यानी कि हर किसी कल्टीवेशन कहाँ का एरिया एंड HYV सीड्स, ठीक है। एंड देन प्रॉब्लम्स ऑफ ईच क्रॉप, राइट। मूविंग टू द वीट कल्टीवेशन। अब जैसे मैंने पढ़ा है वीट एक स्टेपल डाइट है और रबी क्रॉप है। आप देखें विच इज सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, क्योंकि मुझे पता है रबी क्रॉप है तो यहाँ तक तो मेरी कल्टीवेशन आसान हो जाएगी। एवरेज टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल में विद 25 to 30। अब वीट को लगते हैं टोटल 90 days टू ग्रो एंड इट इज अ सॉफ्ट एंड लूम सॉइल। 1000 mm ऑफ रेनफॉल प्रेसिपिटेशन इज आइडियल। इरिगेशन दो दफा होती है, एक वन आफ्टर सोइंग एंड वन बिफोर हार्वेस्टिंग। It requires huge amount of labor to separate the chaff from the grain because wheat में आप ये देखेंगे this is the grain। अब ग्रेन के ऊपर जो छिलका लगा होता है, जो बकरीद पे भी अक्सर हम देखते हैं, भूस जो चोकर आती है वो शाफ होती है, वो पाउडर शाफ का पीसते हैं और उसके बाद फिर वो
चोकर बन जाता है जो हम जानवरों को खिलाते हैं। तो इसके ऊपर एक छिलका सा लगा होता है, इसको शाफ्ट कहते हैं। इसको आप सेपरेट करते हैं ग्रेन से, और फिर वीट जो है मिल में जाके फ्लावर में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज द क्रॉप ऑफ वीट। वीट बेसिकली हम बनानी फार्मिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। आई टॉट यू अबाउट द बनानी फार्म, द एरिया वेयर द कल्टिवेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। यानी कि हम पोटवार प्लेटू में भी वीट को ग्रो करते हैं। सिंस वीट डज नॉट रिक्वायर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो हम पोटवार प्लेटू में इरिगेशन तो हमारे यहाँ होती नहीं है। तो द फार्मिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल वो बरानी फार्मिंग होती है। तो वीट इज कल्टिवेटेड ऑन बरानी फार्म स्केल ऑन एंड पोटवार प्लेटू पे होती है। इरिगेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, तो तकरीबन तो आपकी सीट को सो करने के लिए 15 to 30 mm ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत होती है। जब 15 से 30 mm तक की रेनफॉल होती है तो सीड मॉइस्चर हो जाता है। वेस्टर्न डिप्रेशन इस किस्म की बारिश को सपोर्ट करता है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर से मार्च तक में आती है। दीज आर द लाइट शावर्स। उसकी वजह से स्वेल, वो बारिश की वजह से ग्रेन स्वेल होता रहता है, और फिर इसको फाइनली अप्रैल मई में हार्वेस्ट कर लेते हैं। राइट, सो दिस इज द बरानी फार्मिंग। Now you should know the HYV seeds of wheat, for example, Mexipark, DBW 187, DBW 303, DBW 222, HT 3226. So these are the high yielding variety seeds. ये इससे हर जो wheat की अलग अलग varieties है। So that जितना आप HYV यूज करोगे आपके पास अलग अलग varieties होंगी। हम समटाइम्स वीट को इंपोर्ट क्यों करते हैं? वीट को इंपोर्ट करने की वजह यह है क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसलिए समटाइम्स आप इतना ज़्यादा आपके पास अंडर प्रोडक्शन हो जाती है वीट, कि आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लडिंग आ गई, वीट कोलैप्स हो गया, तो हमें कभी वीट इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के। हमारे पास लैंड तो है, पर हमारे पास द लैंड इज़ अनकल्टिवेबल ड्यू टू द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। तो इसलिए हमें जो है वो वीट को इंपोर्ट करना पड़ सकता है। राइट। तो वीट के ग्रोइंग एरियाज आर लाइक सिंध में नवाबशाह, गोटकी, सक्कर, सांगड़, पंजाब में मुल्तान, भावलपुर, रोहिंग्या खान, फैसलाबाद, झंग, केपीके में पेशावर, एबटाबाद, मियांवाली, मालाकान। सो दिस इज ऑल वाइड स्प्रेडेड इन ऑल ओवर दी पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान के अंदर वाइड स्प्रेडेड है। और आपके पास ग्राफ आएगा तो आपको एरियाज वाइज आपको पता होना चाहिए, लोकेट नहीं करना आपको, बस सिंध के नाम याद कर लें, नवाबशाह, गोटकी। तो आप बताएंगे इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन नवाबशाह, गोटकी, सक्कर एंड ऑल दैट। सो दिस इज you need to know. Now, this is all about the wheat farming. Inshallah, we'll continue it in the next class.